नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर कितने ही सालों तक इस देश की गद्दी पर बैठे रहे, भले ही प्रधानमंत्री मोदी को रीलबाजी करने की शौक हो, भले ही प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें वीडियो से बेहिसाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरे हो, भले ही उनके जितने भी इवेंट्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट, पीआर इवेंट, सबको लेकर जो एक उतना आर्काइव वो भर गया हो सभी सरकारी एजेंसियों का, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा उनके उस कब्बड़ में कमी रहेगी। और एक चीज़, वो चीज़ ऐसी है जो हमेशा राहुल गांधी के पास रहेगी। उस एक चीज़ को लेकर राहुल गांधी से हमेशा मोदी पीछे ही गिने जाएंगे। वो कमी, वो मिसिंग सीन मोदी की ज़िंदगी से, वो मिसिंग सीन वो है जो राहुल गांधी के पास है, और वो है सवालों के जवाब देना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के बीच बातचीत करना, उनकी नॉलेज अपने पे उनकी नॉलेज लेना और अपनी जानकारी उन्हें देना। ये सारी चीज़ें मिसिंग है मोदी की ज़िंदगी से, और ये स्ट्रेंथ है राहुल गांधी की। अब आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। इस देश में एक बहुत बड़ा समिट हुआ था, सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, एआई समिट हुआ था, जहां पर दुनिया भर के जो एआई से रिलेटेड टेक्नोक्रेट्स हैं, कंपनियों के मालिक हैं, सीईओज हैं, वो सब आए हुए थे। लेकिन जिस देश में ये हो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री ने उस एआई समिट में क्या किया? समिट में शामिल होने वाली कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की बजाय एआई समिट को खाली करवा दिया गया, ताकि प्रधानमंत्री की रील्स वहाँ बन सके। फिर जब उन कंपनियों के सीईओज और मालिक मोदी जी के साथ स्टेज पे खड़े होते हैं, तो मोदी जी उन्हें एक जिस तरह की पॉलिटिकल रैली होती है उस तरह के अंदाज में उनके हाथ खड़े करवा देते हैं, जो कि उन सब को अनकंफर्टेबल कर गई जो वहाँ पर मंच पे मौजूद थे, जो कि एक टेक्नोक्रेट से, टेक्नोलॉजी से जिनका वास्ता है, एआई से जिनका वास्ता है, एक पॉलिटिकल रैली की तरह उनके हाथ खड़े करवा के उनके अंदर जो असहजता थी वो उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देते हुए, भारत में कई इंस्टीट्यूट्स में जाकर स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देते, आज केरल में टेक्नोक्रेट्स के जवाब दे रहे थे। जी हाँ, टेक्नोक्रेट्स। सही में बताऊं, मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, लेकिन टेक्नोक्रेट्स अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं घबरा जाऊंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने टेक्नोक्रेट्स के सवालों के भी जवाब दिए। हालांकि राहुल गांधी ना तो किसी प्रधानमंत्री पद पर है, ना कभी मंत्री रहे हैं, ना कोई जिम्मेदारी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो टेक्नोक्रेट्स के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री एआई समिट को रीलबाजी और चुनावी सभा की तरह ट्रीट करें। ये फ़र्क है एक पढ़े लिखे नेता और एक सो कॉल्ड पढ़े लिखे नेता के बीच में। ये फ़र्क हमें आपको दिखता है, दुनिया को भी दिखता है कि क्या फ़र्क होता है। क्यों कहा जाता है कि हमारे नेताओं का पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है, और इसी वजह से मोदी जी की ज़िंदगी से ये चैप्टर मिसिंग है, जहां मोदी जी सवालों से बचते हैं, सवालों से दूर भागते हैं, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर भागते हैं। चुनावी सभाओं में वेल मैनेज चीज़ें होती हैं, लेकिन जब असल इंटरेक्शन की बात आती है तो मोदी जी और तो छोड़िए, अपने गोदी चैनलों से भी दूर रहते हैं। ये मिसिंग चैप्टर है मोदी जी की ज़िंदगी का, जो राहुल के पास है। खैर, अब राहुल गांधी जैसे जैसे एक्सपीरियंस खास करके एलओपी के तौर पे उनका बढ़ रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी का बोलने का स्टाइल, अंदाज और उनकी बात में वज़न भी बढ़ रहा है। आज जब टेक्नोक्रेट्स की बात करें, तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। जब टेक्नोक्रेट्स के साथ उनके सवाल जवाब चल रहे थे, तो एक टेक्नोक्रेट ने एक सवाल पूछा, और हमारे और आपके दिल में भी ये सवाल आता है, किसी भी भारतीय के मन में ये सवाल आएगा जो उसने पूछा। उसने कहा कि
हम बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर हम फ्रीबीज बांटते, रेवड़ियाँ बांटते, मुफ्त राशन, मुफ्त ये, और उसने कहा ये अक्रॉस द पार्टी है, किसी एक पार्टी की वो बात नहीं करे। सवाल बिल्कुल सही है, हमारे आपके दिल में भी ये आता है, लेकिन उसका जो जवाब राहुल गांधी ने दिया उस सवाल का, वो जवाब भी सुनने लायक था, और वो जवाब सोचने पर मजबूर कर देता है हमें और आपको। Good afternoon, Rahulji. My name is Pius Varghese. I have a question. We have got independence in the year 1947. Today we are in 2026. It's almost 80 years. So most of the politicians, BJP, Congress, many came over and ruled the country. And but even today we are talking about freebies. All political parties, they are talking about freebies. I will give you 2,000 rupees. You survive with that. I will give you a few kilos of sugar. I will give you rice. When India become a developed country, this is not economic development. Even after 80 years, if you are talking about giving freebies to the people in India, it means we made them poor. It's not economic development. So when India will become an economically developed country? What about freebies to Mr. Adani? No. You want to discuss? Let's discuss. Right? What about freebies to Mr. Adani? What about freebies to Mr. Ambani? What about all the huge amount of land that is given to them? Why don't we discuss that? If we are ready to stop those freebies, we'll stop these freebies. So please realize that the freebies that you're talking about are a reaction, right? People are saying, listen, 16 lakh crore rupees have been forgiven for Mr. Ambani and Adani, right? Now, it's interesting that you raise it. You see the freebie when a poor person is requesting it, and that poor person needs the freebie. But you don't see the freebie when Mr. Adani gets it. हल्का सा हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं मैं आपको कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि आप गरीबों को मिलने वाले रेवड़ी की बात करते हो, लेकिन लाखों करोड़ की रेवड़ियां जो अदानी अंबानी को मिलती है उस पे क्यों कोई सवाल नहीं उठाता है। गरीब को तो ज़रूरत है, लेकिन उनको तो बिना ज़रूरत के भी इतना रेवड़ी का माल मिलता है सरकार की तरफ से, उस पे सवाल क्यों नहीं उठाते। ये क्रक्स था, और बात बहुत पते की है कि हम किसी को, अगर किसी महिला को कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस है, महीने के 2,000 देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राष्ट्र के एक्सचेकर पर, स्टेट के एक्सचेकर पर हज़ारों करोड़ का खर्च आ रहा है, कहाँ से आएगा, क्यों बोझ डाला जा रहा है। और बात सही है, जब हम 5-6 हज़ार करोड़ के उस बोझ को बोझ गिनते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो 1600 करोड़, 18 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, ये सारी चीज़ें जब वेव ऑफ कर दी जाती है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की, तब हम में से कोई एक सेकंड भी इस पर कोई सवाल उठाता है या सोचता है? कोई नहीं सोचता ना। सोचिए, 16 लाख करोड़ जो माफ़ किए जाते हैं या रेवड़ियाँ बांटी गई है, अगर उसको इस स्कीम में आम लोगों में बांट दिया जाता तो सोचिए, औरतें तो छोड़िए, शायद हम मर्दों के हिस्से में भी कुछ हज़ार तो आ ही जाते। बात बड़ी सही है। तो ये एक पॉइंट एक ऐसा नेता ही उठा सकता है जो हर चीज़ में दिलचस्पी रखता है, हर चीज़ की नॉलेज रखता है। उन्होंने खुद भी कहा हालांकि कि भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ चाहे कुछ हो जाए, सोने से पहले थोड़ा पढ़ता ज़रूर हूँ। इसीलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ, आप मेरे शुरू के वीडियो देखे होंगे, मेरा हमेशा लोगों से, अपने दर्शकों से यही गुजारिश होती थी कि पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ने की आदत डालिए। जो आपका इंटरेस्टिंग है, चाहे फिल्मी मैगज़ीन हो चाहे कुछ हो, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ने से हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। यही बात राहुल गांधी ने भी दोहराई। लेकिन एक और चीज़ है जो आज बहुत थोड़ी सी कई लोगों को हैरान कर गई। हालांकि जिक्र बहुत छोटा सा था, लेकिन पहली बार अपने चाचा का जिक्र राहुल गांधी के मुंह से सुना।
हालांकि बहुत छोटा था। सवाल ये था कि अगर आप नेता ना होते तो क्या होते। उसके जवाब में जो उन्होंने चाचा का जिक्र किया पिता के साथ, वो देखकर थोड़ा अच्छा ज़रूर लगा। I just wanted to ask you, if you were not a politician, if you were not in politics, would you have worked for a company? If so, would it have been a tech company, or would you have started up something of your own as well? Well, you know, one definition and the one I'm best known by is a politician. I actually do many other things. So I find these definitions, oh, you're a politician, you're a technocrat, you're a techie, you're an engineer, I think these are very constricting definitions. But the answer to that, if I wasn't in working for a political organization, I would probably be doing some sort of entrepreneurship, probably in the aerospace world. I'm a pilot, so, and my father was a pilot, my uncle was a pilot, so we have that little strain. Very interesting. Yeah. Yeah. We also have a space park now being built in Kerala, so hopefully we'll have some innovations coming there. We have a couple of questions that we have from the audience as well. So we have Vinod Subramaniam here. Actually, I think about it slightly differently. I think that you should be curious about everything, right? And actually, you should have an open mind towards pretty much everything. And that's when you can start to connect the dots, you know. Very interesting. आज मैं राहुल गांधी के थोड़े से बयान आपको ज़्यादा सुनाऊंगा। एक और बयान सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग दिन भर काम में रहे होंगे, नहीं सुना होगा, देखे होंगे, तो आपको कमेंट सुना रहा हूँ। एक बहुत अच्छा बयान उनका केरल का ही है। वो इस उसका नहीं था, टेक्नो पार्क का नहीं था, दूसरे फंक्शन का। जब राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली आज के जो सो कॉल्ड बाबाओं पर एक तंज कसा, बागेश्वर धाम टाइप के बाबा, या वो जो बाबा कोई मर्सिडीज़ BMW इस पर घूमते हैं, स्वामी नारायण गुरु का जिक्र करते हुए एक तंज कसा कि ना उस आदमी के, फ़कीर आदमी था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन उसकी शक्ति देखिए। आज 100 साल बाद भी सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे होते हैं, आज के इन मर्सिडीज़ वाले बाबाओं की तरह नहीं। The same way Narayana Guru ji had no strength. He did not have huge amounts of wealth. He did not drive in a fancy car, but he was easily the most powerful man in Kerala in his time. And imagine his power that today, 100 years later, the entire political class of Kerala has come to commemorate him. अच्छा, बात आज तस्वीरों की चल रही है तो थोड़ा एक और तस्वीर में आपको दिखाना। आपको याद है स्मृति ईरानी? याद है स्मृति ईरानी? भूल तो नहीं गए? हाँ, वही स्मृति ईरानी जो कभी इस देश में अपने आप को मोदी के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता मानती थी, क्योंकि राहुल गांधी को हराया था। आज कहाँ है कुछ नहीं पता। वही स्मृति ईरानी की पहली तस्वीर आपको याद है जब देश में वो मीडिया ने उनको उठाया था और देश के राजनीतिक मानचित्र पर उभर रही थी। पहली तस्वीर थी उनकी, अगर मेरे एडिटर को कहीं मिल जाए तो कहूँगा ढूंढ के लगा दे, जब वो सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठी थी कि गैस महंगी हो रही, याद है? आज उसी की याद महिला कांग्रेस की नेताओं ने, अलका लांबा और उनकी टीम ने दिलाई। जब 60 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ, डोमेस्टिक सिलेंडर, और 115 शायद कमर्शियल हुआ है, तो आज यही तस्वीर वापस दिखी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, समय का चक्र, समय का पहिया घूमता है और वहीं पहुंचता है। जो आपने कर्म किए होते हैं वो आईना बन के एक दिन आपके सामने ज़रूर आते हैं। इस स्मृति ईरानी को आज शायद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं याद दिला रही होंगी कि एक वक्त वो भी इसी तरह से सिलेंडर को लेकर बैठा करती थी। इन सवालों का जवाब देने की बजाय दुख की बात यह है कि ऐसे वक्त पे भी, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, कि मौजूदा सत्ता को सिर्फ और सिर्फ
एक ही चीज़ सूझ रही है, वो है बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव जीतना। आज दुख इसलिए ज़्यादा हुआ, इस देश की जनता को दुख होना भी चाहिए कि इस चुनावी राजनीति में या इस नफ़रत की राजनीति में राष्ट्रपति भी एक तरह से कूद पड़ी है। जब राष्ट्रपति ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया है कि मुझे ममता बनर्जी बंगाल नहीं आने देती। सोचिए, ये पॉसिबल है कि राष्ट्रपति को एक मुख्यमंत्री अपने यहाँ आने से रोक सके? खैर, राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी बात कही है और चुनावी मौके पर, बंगाल के चुनावी मौके पर ये बात कही है, और वो भी ममता बनर्जी के लिए जो खुद फिर से एक बार सड़क पर उतर आई हैं। तो इसका मतलब तो साफ ये दिखता है कि ममता बनर्जी ने हाथ खड़े करवा दिए हैं, इसलिए अब अल्टीमेटली राष्ट्रपति को भी इसमें घसीट लिया गया है। दूसरी तरफ मोदी जी के लिए टेंशन की बात यह है, मौजूदा सत्ता के लिए टेंशन की बात यह है कि को जो जेनजी नाम का फैक्टर है ना, उसने नेपाल में कमाल कर दिया। जो कमाल बांग्लादेश श्रीलंका में नहीं कर पाई जेनजी, वो नेपाल में कर दिया। जेनजी की पार्टी नेपाल में सत्ता में काबिज होने वाली जीत हासिल की है। ये इशारा है कि ये जेनजी का जो मूवमेंट है वो हवाई नहीं होता, कहीं ना कहीं एक समर्थन उनके साथ है। और इस देश में हाल ही में जो यूजीसी नियमों को लेकर आपने बवाल देखा, वो झलक थी क्या आने वाले वक्त में कुछ देश के युवा भी, हमारे देश के युवा भी कुछ इसी तरह के सत्ता परिवर्तन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं? सत्ता परिवर्तन बीच में ना ही सही, पर 29 के लोकसभा चुनाव में तो कुछ अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये भी एक खतरे की घंटी मोदी सरकार के लिए है। खैर, ये बात तो आगे अभी बहुत देखने को मिलेगी। जो भी, हालांकि सरकार ने एक वीडियो जारी किया, बयान जारी किया है कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है तेल को लेके। हो सकता है हम सरकार के साथ मानते, भाई जो सरकार कहेगी हम तो उसको मानेंगे कि सरकार जो कह रही है ठीक ही कह रही होगी। सरकार ने अगर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो हम मान के चलते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर मैं पूछूंगा सरकार से, राहुल गांधी के बयान का खंडन निकालते हो आप, सब चीज़ पे फटाक दे के आप करते हो, लेकिन जो अमेरिका लगातार आपको बेइज्जत करा उसका एक चीज़ का भी खंडन क्यों नहीं करते आप? सीज फायर के ऐलान से लेके अभी 30 दिन की परमिशन तक जो शब्दावली अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, उसका जवाब ये सरकार कब देगी, उसका खंडन कब करेगी? देश को इंतज़ार उसके खंडन का है। क्यों नहीं सरकार छाती ठोक के कहती सीज फायर पे भी ट्रंप ने झूठ बोला था, ये 30 दिन की परमिशन पर भी झूठ बोल रहा है। जो उनका मंत्री भारत में ही वो राइजिंग उसमें समिट में आके कहता है कि हम चीन नहीं देंगे, बनने देंगे भारत को, भारत की ज़मीन पर भारत को ही जो है आईना दिखा रहा है, उसे क्यों नहीं आईना दिखाती सरकार? क्यों उसे कड़ा जवाब नहीं देती? और क्यों सरकार अमेरिका के उस कदम की भर्त्सना करती कि हमारे मेहमान जहाज़ को क्यों निशाना बनाया? वो सब तो कहीं गायब है। जिनका जवाब नहीं चाहिए उनके जवाब सरकार दे ही जा रही। फ़िलहाल तो यही चल रहा है। मैं भी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आज शनिवार की शाम में शायद आप में से बहुत से लोग कहीं पार्टी वार्टी में होंगे या पार्टी से लेट आए होंगे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेता। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से मेरे 1 मिलियन करवा दीजिए, आप सबसे गुजारिश है। नमस्कार।